हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जिसमें ताकतवर जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा दे करके निकल जाता है, क्योंकि चाहे वो रेप का केस हो, चाहे हरासमेंट का केस हो, चाहे अब्यूज़ का हो, कत्ल का केस हो। आपने शाहरुख जतोई का केस चल रहे हैं, हम कल ही बात कर रहे थे, नाजिम जोकियो केस चल ही रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो ये ऐसा ही आज हुआ उस्मान मिर्ज़ा केस में। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को अचानक से कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर E11-2 में एक फ़्लैट की हैं, जहां पर कुछ नौजवान जो हैं एक लड़की को और एक लड़के को जो है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लड़की को बरहना कर दिया जाता है और वो वीडियो पर इतना शोर मचता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो पर्सनली इस केस को फॉलो करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस जो है केस दर्ज करती है और जो मुलव्विस मुल्ज़मान हैं कम से कम उनमें से 3 उस्मान मिर्ज़ा समेत उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि हम इन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, इन लोगों ने सिर्फ यही नहीं किया कि उनको बरहना किया, बल्कि उनको मजबूर भी किया इंटरकोर्स के ऊपर। वो सब कुछ वीडियो में था। उसके अलावा फिर कई महीनों तक वो उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी ऐंठते रहे। उस्मान मिर्ज़ा ने बकौल पुलिस के 6 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के थ्रू हासिल किए। उसके जो साथी है उसने 1.5 लाख रुपए, और इसी तरह मुसलसल ये ब्लैकमेलिंग चल रही थी। जब केस दर्ज हुआ, आपको पता है इनिशियली पुलिस जो है हरकत में आती है, इंडाइटमेंट हो गई सितंबर में, और लड़की और लड़का जो है उन्होंने 164 का जो कि लाजमी बयान होता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया कि उनके साथ ये वाक़या हुआ है और ये जो लोग हैं उनको शनाख्त परेड जा कर के उन्हें जेल में आइडेंटिफाई भी किया। ये केस चल रहा था। आज से जो है जिरा शुरू होनी थी और एविडेंस जो है वो एग्ज़ामिन होना था। कल रात को जो इन लड़की और लड़के के वकील थे हसन जावेद, वो कह रहे थे कि कल इनसे बात हुई उनकी और उन्होंने कहा कि केस में क्या उन्होंने बयान देना है उस बारे में बात हुई। मगर अचानक ही रात को वो कहने लगे लड़का और लड़की दोनों का फ़ोन बंद हो गया और सुबह वो अदालत पहुँचे कि वो वहाँ मिलेंगे, मगर सुबह वो नहीं आए। और कुछ देर बाद वो आए भी तो एक नए वकील के साथ। तो वो थोड़ा सा कहने लगे कि मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। वो अदालत में गए, वहाँ लड़की ने एक हल्फनामा दिया और उसने कहा कि वो हल्फन बयान करती हैं कि जो मुल्ज़मान इस मुकदमे में नामज़द हुए हैं और गिरफ़्तार किए गए हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं और जो बवक्त वक़ुआ मौजूद थे, और ना ही गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान में से किसी ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की और ना कोई वीडियो बनाई और ना ज़बरदस्ती हमारे कपड़े उतारे। ये कि मैं मन मज़हर व हल्फन बयान करती हूँ कि मुकदमा आज़ा में गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान में से किसी को भी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी किस्म के बयान में ना ही उन्होंने नामज़द किया और ना ही कभी शनाख्त किया। और साथ ही कहती हैं कि मैं किसी इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहती, और ये है कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी बग़ैर किसी दबाव, ज़बरदस्ती और जबर के रूबरू मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने बयान कलमबंद करा रही हूँ कि मंदरजा बाला बयान हल्फ़ी जो अदालत हजूर के हुक्म पर तहरीर हो रहा है, बयान हल्फ़ी मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और कोई अमर मख्फी नहीं रखा गया है। साथ ही उनका सिग्नेचर भी है। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की उसके बाद और कहा कि जनाब ये जो मुकदमा हमने फ़ौरन दर्ज किया था। अच्छा, इस कत्ल के मुकदमे की मुद्दई भी रियासत है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने सॉरी इस वाक़े की इस केस के मुकदमे की जो मुद्दई है वो रियासत है और एक ASI जो है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। और उन्होंने आज जो पुलिस ने इस जो यू टर्न लिया है इस कपल ने, उसका उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाए और बहुत मेहनत की है एविडेंस के ऊपर, लेकिन मुतासरीन ने अदालत में मुल्ज़मान को आज शनाख्त करने से दिया। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरीन के साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई और तहफ़्फ़ुज़ दिया भी। अब ये बावर कराना चाहते हैं कि मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ आइंदा प्रोसिक्यूशन के साथ मुशावरत करके फ़ोरेंसिक शवाहिद को बुनियाद बनाकर तमाम कानूनी और तकनीकी मामलात को सामने रखते हुए मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मगर सवाल ये है कि अगर मुकदमे का जो विक्टिम है अगर वही मुकर जाता है तो क्या रह जाता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर हैं।
जो इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। ताहिर नसीर, ये अचानक हुआ क्या? कुछ लोग कह रहे हैं दबाव है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा है, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखें, इसमें मुबशर साहब ऐसा है कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये बिहाइंड दी टेबल कुछ बारगेन हुआ है। इस हवाले से मैंने आज उस्मान मिर्जा से भी बात की है, तो उसने कहा जी कि मेरा किसी के साथ लेन देन था, तो ये वीडियो वो बता रहा है। उसने पुलिस को भी ये बयान दिया कि ये वीडियो 2020 की नवंबर की है, लेकिन बज़ाहिर इस तरह लगता है कि ये कोई डील हुई है इसमें, जो विक्टिम पार्टी है और जो एक्यूज पार्टी है, क्योंकि उसकी वालदा भी वहां पे आई थी जो उस्मान मिर्जा की, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें बेगुनाह फंसाया गया है, ये गेम कुछ और थी और सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अचानक जब आज सुबह जब केस की समाअत शुरू हुई तो एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत में जो हसन जवेद शोरश हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी मैं विक्टिम जो है उनको बुलाता हूं, तो हमें थोड़ा सा टाइम दे। खैर तकरीबन 1:30-2 बजे ये विक्टिम पेश हुए, तो इनके साथ अरबाब अब्बासी साहब इनके लॉयर वो पेश हुए, हसन जवेद भी पेश हुए, दीगर भी जो मुलजमान के वकला थे वो पेश हुए। लेकिन अचानक जब वहां पे बयान कलमबंद हो रहा था इस खातून, इस मुतासरा लड़की का, तो इसने अचानक यू टर्न ले लिया और इसने तमाम जो उसने बयान पुलिस को दिया था, जो इसने एसी सदर डॉक्टर सानिया के पास 164 का बयान दिया था, उस बयान से ये मुनहरिफ होगी और इसने कहा जी कि जो मुलजमान पेश हो रहे हैं ये तो मेरे मुलजिम ही नहीं है और वीडियो में नजर आने वाले मुलजिम ही कोई और हैं। ये उसका बयान था आज अदालत में। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो इस वीडियो की फ्रांसिक भी हो चुकी है, और इसके अलावा जो वॉइसेस हैं, एफआईए के प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए थे, उन्होंने भी कहा था ये वही एक्यूज है जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वॉइसेस भी इनकी हैं। लेकिन आज अचानक बयान हल्फी सामने आता है और उसके बाद वो लड़की जो है मुतासरा, वो अब रियासत क्या करेगी? अब इस पे यह है कि बेसिकली तो विक्टिम पार्टी है ना, इसमें जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया, प्रोसिक्यूटर ने जो एविडेंस अदालत में पेश किया, उसके बाद बजायर लगता तो यह है कि जो फेंसेस लगाए गए थे, लेकिन इसमें यहाँ पे पुलिस ने एक फेंस लगाया था 384 बत्ताखोरी का ना, वो उसमें जब मुलजमान के वकला ने जिरा की तो वो बत्ताखोरी की दफा तो टूट गई क्योंकि वो साबित नहीं हो सका। अब लगता तो यह है कि इसको में जो लाइफ इंप्रिजमेंट है वो सजा तो ना हो सके, अदालत इनको सजा जरूर देगी। बेशक विक्टिम पार्टी पीछे हट गई है लेकिन वीडियो एविडेंस मौजूद है और प्रोसिक्यूटर भी ये कहते हैं कि एविडेंस हमारे पास ठोस एविडेंस है और ये मुलजमान सजा से नहीं बच पाएंगे, इनको सजा जरूर होगी। तो दफ़ा 164 का बयान भी हो गया और खातून मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, उसकी भी स्टोरीज आई, फिर इंडाइटमेंट फर्द जुर्म भी आयद हो गई, उस वक्त भी विक्टिम ने कुछ नहीं कहा। अचानक ये जो हुआ है, जाहिर है आप कह रहे कुछ प्रेशर भी होगा, कुछ डील भी हुई होगी, मगर जो आपकी वकला से बात हुई है इस मौके पे आकर या किसी भी मौके पे जब विक्टिम विड्रॉ कर लेता है तो क्या प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर नहीं हो जाता? नहीं, उसमें विक्टिम जब विड्रॉ कर देता है प्रोसिक्यूशन का केस उस वक्त वीक पड़ता है जब विक्टिम खुद कंप्लेनेंट हो। इसमें कंप्लेनेंट सरकार है, सब इंस्पेक्टर आसिम गवार है जो उस वक्त थाने गोल्डा के एसएचओ थे। लेकिन इसमें प्रोसिक्यूटर भी ये कहते हैं, जो मुलजमान के वकला से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही मौकफ था कि मुलजमान बच नहीं पाएंगे, बेशक विक्टिम जो है वो विड्रॉ कर रही है, लेकिन जो एविडेंस है, जो सफा मिसल पे एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो इस कदर ठोस है कि अदालत इनको बरी नहीं करेगी, इनको सजा जरूर देगी। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो सजा मिलनी चाहिए थी, जिस तरह लाइफ इंप्रिजमेंट है 354A जो असमत दरी की कोशिश की गई है, उसमें हो सकता है कि कोर्ट इनको लाइफ इंप्रिजमेंट ना दे, लेकिन इनको सजा जरूर होगी 10 साल, 15 साल, 5 साल। ये वकला से जो हमारी बात हुई, प्रोसिक्यूटर से भी ये बात हुई, प्रोसिक्यूटर आज भी बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे थे। राना हसन अब्बास है प्रोसिक्यूटर, वो कह रहे थे कि इनको सजा, एक्यूज को पनिशमेंट जरूर मिलेगी, वो पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी जिस तरह पहले जो ताहिर जज साहब का जो रिएक्शन था टू दिस, कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी उस वक्त? नहीं, जज साहब जब जो विक्टिम है खातून ने अदालत में कहा जी मैं इसके बाद पेश नहीं होना चाहती, तो उस पर जज साहब थोड़ा सा नाराज तो दिखाई दिए क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि आपको तो
हर डेट पे पेश होना पड़ेगा जब तक ये जिरा खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि आज जो मुलजमान के वकला थे, जो मरकजी एक्यूज है उस्मान मिर्जा, उसके जो लायर है मलिक जवेद इकबाल वाइंस, उन्होंने कहा जी अब तो जिरा की कोई सूरत ही नहीं बनती क्योंकि विक्टिम पार्टी ने विड्रॉ कर दिया। लेकिन इस पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि अब जिरा तो होगी, क्योंकि केस को किसी साइड पे तो लगाना है। जो एक्यूज के लॉयर्स हैं वो अपनी जिरा मुकम्मल करें। तो उस पे जो विक्टिम है उसने कहा जी मैं पेश नहीं होना चाहती, लेकिन अदालत ने उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जी 18 जनवरी को जो एक्यूज के वकला हैं वो इस विक्टिम के ऊपर जिरा करेंगे। अच्छा ताहिर, बात बताएं, अब जो अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो कुछ अब ऐसे लग रहा है कि सजा मिलेगी लेकिन शायद कम मिले जो पहले मिलनी थी, और शायद ये जो डील या प्रेशर जिसकी भी हम बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि हम 100% नहीं कह सकते कि क्या था, शायद इसका मकसद भी यही था। सवाल आपसे ये है कि विक्टिम ने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट्स भी दी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इस तरह यू टर्न लेने के बाद क्या उन पर कोई मुकदमा होता है या उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है? क्योंकि इस तरह तो फिर बड़े अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है ना। इस पे देखें, इस पे जो लॉ है कि अगर कोई ऐसा कंप्लेनेंट फेक एफआईआर करवाता है, झूठ पर मबनी एफआईआर करवाता है, वो प्रूव हो जाती है कि ये एफआईआर फेक थी, झूठ पर मबनी थी, या जिस तरह इस विक्टिम ने विड्रॉ कर दिया, उस पर एक 82 की कार्रवाई होती है, 82 की, जो पुलिस रूल्स कहते हैं। उसमें यह है कि अगर ये कार्रवाई सरकार इस खातून के ऊपर करती है तो उसके बाद ये बाउंड हो जाएगी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे इसकी मदयत में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर 82 की दफा के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी तो आज ये, क्योंकि यू टर्न आज पहला इतने अरसे से 28 सितंबर को चार्ज फ्रेम हुआ था और आज ये विक्टिम पार्टी पेश हुई है। अब नेक्स्ट डेट पे देखते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद जज की तरफ से भी कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए। जिस तरह हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि मजीद 6 हफ्तों का वक्त इस केस में भी दे दिया गया है और इसमें भी ये 6 हफ्तों का टाइम फ्रेम मिला है। नेक्स्ट डेट पे मालूम होगा कि क्या होता है, कि क्या एक्यूज पार्टी के जो लायर्स हैं वो इस खातून के ऊपर जिरा करेंगे या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर। अच्छा, आपने बात की ना, अब हाई कोर्ट भी ये गए थे, वहाँ से इनकी बेल भी डिनाई हुई थी, तो केस ज़ाहिर है इतना सिंपल नहीं होगा विड्रॉ करना। मगर जो आप कह रहे हैं या जो ताहिर नसीर भी कह रहे हैं कि वो सेंटेंस अगर कम हो जाएगा, लेट्स से 7 साल होता है, 5 साल होता है, जो भी होता है, उसमें बेल जो है वो लेना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है इवेंचुअली जब सीरियस ऑफेंसेस हट जाएंगे और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट का रह जाएगा, या आपके ऊपर जो है किसी की जो किसी को बरहना सजा अगर होती है तो बेल फिर तो नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। अच्छा, हो सकती है वो देखें, अभी ये कुछ महीने तो हो गए इनको, जाहिर है ये पकड़े गए थे जुलाई में, वो भी काउंट और उससे वो भी काउंट होते हैं, तो अब जो है 6 महीने तो यही हो गए। वैसे जब ये पकड़ा गया था, आपको शायद याद हो, उस्मान मिर्जा, हाँ, इसने वो जो मीडिया वाले आए थे तो इसने बहुत ही सीना चौड़ा करके कहा था कि ये मुझे ज़्यादा देर नहीं रख सकते। आपको याद होगा? याद है। अच्छा, सिस्टम जानता है जवान यार, कसम से ये तो है। सिर्फ ये सिस्टम नहीं जानता, मेरे ख्याल में पूरे समाज का सिस्टम भी जानता है। अब इस वक्त बहुत आसान होगा सारा हमारे, अगर हम तोपों का रुख कर दें विक्टिम की तरफ या विक्टिम्स की तरफ और कहें कि जी आपने ही पीछे हटाए, लेकिन शाहरुख जतोई केस में क्या हुआ, ये तो अपर मिडिल क्लास शराफिया के लोग थे ना। यस, दैट्स राइट। वो भी इसी तरह विक्टिम, और वो तो कत्ल का केस था, और जो कुछ भी बैकग्राउंड में होता है जाहिर है पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि एक ही शहर में जाहिर है वो फिर बरादरी के थ्रू भी होता है, वो फैमिली के थ्रू, हर तरह का प्रेशर होता है, और फिर आप ये ना भूलें, ब्लैकमेलिंग भी होती है। अब आप देखिएगा नाजिम जोकियो केस में ये अब खतरा है इसका। इसमें एक चीज़ आप ना भूलें ना, कि एक ये भी डर भी तो है ना कि आप पूरे माशरे के सामने एक तरह से एक्सपोज हुए। ठीक है, सवाल क्या पूछा जाता है, तुम वहाँ पे गई क्यों थी इसके साथ, ये था कौन, ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। अच्छा, इसी डर का फायदा फिर इस तरह के दरिंदे उठाते हैं, तो ये भी एक अच्छा, और अल्लाह के नाम पे भी माफ किया जाता है। हाँ, लेकिन इस दफा ये कुछ और है। अच्छा, ये मैंने वकील से बात की ना, तो उन्होंने कहा कि जी अमूमन अगर अल्लाह के नाम पे माफ़ करते हैं ना, तो जाहिर है उस पर बात होती है और हाई कोर्ट फ़ौरन सो मोटो या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेता है कि जनाब ये ज़रा चेक करें अल्लाह के नाम पे क्यों माफ़ किया गया है, या ज़रूर कोई दबाव है, उसका मतलब ही दबाव होता है। ये पतली गली पकड़ी है, ये एक नया रास्ता ढूंढा गया है कि आप केस ही विड्रॉ कर। कल रात तक तो मैं ज़रार को मुजरिम समझ रहा था और आज मैंने कहा नहीं ये आदमी नहीं, ये जो मेरे सामने बैठता है हर रोज, ये असल में कोई और था। तो रातों रात जो है वो कैसे दिल मोम हो जाता है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मोम
गर्म करने की। फिर हम अदालतों को कहते हैं कि अदालतें क्या करें। ये बात यहाँ पे वैसे अदालत का कोई कसूर नहीं, वही मैं कह रहा या हूँ। पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मागला नेशनल पार्क है उसके बारे में एक बड़ा तारीख साज फैसला दिया है। और इस्लामाबाद और पिंडी वालों का जो फेवरेट जो स्पॉट था मुनाल, जो कि पीर सुहाबा का एक होटल था, जब ये बन रहा था इतना शानदार, तो लोगों ने कहा था कि ये इस इलाके की ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। और वहाँ एक छोटा सा जो झुग्गी होटल था वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी साइड पे होता गया, और वो जो है वो भी इलीगल बना हुआ था और ये भी इलीगल बना हुआ था। मगर इसमें ऐसे टर्न्स आए कि मसलन मुनाल का 2 साल पहले जो है CDA का ने एक दरख्वास्त दी कि जनाब ये मुनाल जो है इलीगल बना हुआ है। तो मुनाल रेस्टोरेंट के जो मालिकान हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब हम तो किराया आपको देते ही नहीं है, हम तो किराया फ़ौज का एक वेटरनरी कोई डायरेक्टरेट है उसको किराया दे रहे हैं, और 2 साल तक वो किराया जो है उसको जाता रहा। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। और जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा, उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल की और उन्होंने कहा कि जो पीर सुहाबा में ये सारी जो तामीरात हो रही हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। और ऐसा ही किया चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज। न सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जितना किराया वसूल किया है फ़ौज के डायरेक्टरेट ने, वेटरनरी डायरेक्टरेट ने, वो भी वापस कौमी ख़जाने में जमा कराया जाए। सेक्रेटरी दिफा आज पेश हुए, उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को भी हिदायत की कि इस सारे मामले को देखा जाए, और साथ ये भी ऑर्डर किया कि इस रेस्टोरेंट को फ़ौरन सील किया जाए और 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसको जो है मिसमार किया जाए। साथ ही साथ आपको पता है 2 रोज़ कबल एक और फ़ैसला भी आया था, नेवी का जो एक गोल्फ कोर्स था और नेवी का क्लब जो रावल डैम के किनारे बना हुआ था, उसको भी उन्होंने का हुक्म दिया और कहा कि ये जो इन्वायरमेंट की पामाली हुई है माहौलियात की, मागला नेशनल पार्क और यहाँ पे रावल डैम के किनारे, इसको ख़त्म किया जाए। ये चीज़ें गुस्सा साहब। अच्छा नहीं, वो इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। मसलन क्या आपके इल्म में है, आज मुझे पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, थैंक्स टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो माहौलियात के सेक्रेटरी थे, उनके बकौल इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है वो पब्लिक नहीं है। हाँ। अच्छा, खुफिया प्लान है। तो उन्होंने कहा कि जी ये प्लान जो है ये आम होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बीमारी की जड़ है कि यार मास्टर प्लान है किसी शहर का, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद का होना चाहिए ना, ताकि मैं देख सकूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। अच्छा, लॉजिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये तारीखी फैसला आपने दुरुस्त कहा। चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा कि मारगला नेशनल पार्क में मिलिट्री लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका दावा है 8000 एकड़ रकबे पे। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ये दावा गैर कानूनी है और इस बारे में महकमा जो माहौलियात है वो फौरी तौर पे अदालत को रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि किस कानून के तहत ये ज़मीन फोर्सेस को दी गई। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब 1910 का कोई नोटिफिकेशन है उसके तहत ये दी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल साहब ऐसी दलील क्यों दे रहे हैं जो आपको भी पता है कि यहाँ काम नहीं करेगी। अच्छा, उस पर वो चुप हो गए। क्या करे यार, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये भी पता होगा कि जब नेशनल पार्क का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो पिछले जितने भी नोटिफिकेशन थे वो खत्म हो जाते हैं, पता है ना, तो जाहिर है कि खामोश है। अच्छा अच्छा, आपने जिक्र किया मारगला गोल्फ क्लब का, E8 का जो है, तो उसके बारे में उन्होंने हुक्म दिया अदालत ने कि इसका कंट्रोल जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी संभाल ले। फिर उन्होंने CJ ने ये कहा कि इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज के 3 सेक्टर्स हैं, ई सेक्टर्स में, उन्हें कौन देख रहा है या कौन देखेगा, क्या इन सेक्टर्स में क़वानीन पे अमल हो रहा है, क्या एयर फोर्स ने जो तामीरात की हैं उनसे उनकी CDA से मंजूरी ली है, सवाल पूछे उन्होंने चीफ जस्टिस ने। अच्छा, जो ज़मीन है चीफ जस्टिस ने कहा नेशनल पार्क की, वो फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत होती है, किसी इदारे की मिल्कियत नहीं होती है, और इसे
हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और उस तहफ़्फ़ुज़ का लेवल ये है कि आप उसमें से घास का एक तिनका नहीं काट सकते, चे जाके कि आप तामीरात कर लें। फिर उन्होंने सवाल किया कि रियासती रिट इतनी कमज़ोर होने के असबाब क्या हैं। अच्छा, CDA इस मौके पे CDA भी शेर हो गया ना, जब उन्होंने देखा जी अदालत जो है वो मौजूद है, तो CDA के चेयरमैन आमिर अली अहमद वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि मास्टर प्लान में मनमानी तब्दीलियां की गई हैं। अब वो खुले। मास्टर प्लान में मनमानी तब्दीलियां की गई हैं, हर इदारे ने जब मौका मिला ज़मीन हथियाने की कोशिश की। अच्छा, चीफ जस्टिस अच्छे मूड में थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी ज़मीन हथियाने की कहा नहीं आपकी बात नहीं है, बाकी इदारे आप समझते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जब सरकारी इदारे कब्जा करना बंद करेंगे तो आम आदमी को जुर्त नहीं होगी सर। अच्छा, ये बात ठीक थी उनकी। ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा ख्याल है कि सबसे अहम पॉइंट है। और पिछली दफ़ा मुझे याद है कि हमने इस पर एक और कोई फैसला आया था, अथर मिल्ला चीफ जस्टिस था, तो उसमें मैं काफ़ी सिनिकल था कि यार देखें सही हो जाएगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन ये मानना मेरा ख्याल है अब ज़रूरी है कि ये वाकई ही एक तारीख़ी फ़ैसला है। और वो क्यों, आपसे आपने अभी CDA का जिक्र किया ना, इट्स अ गुड पॉइंट। जब कोई बहुत ताकतवर इंसान हो या कोई बहुत ताकतवर इदारा हो या ताकतवर हल्का हो, वो जब ऑर्डर देता है तो नीचे के जो सिविक एजेंसीज हैं, और इस केस में CDA, लेकिन कराची के भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का ले सकते हैं, वो यूं हाथ बांधकर और सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, सर यस सर। उनको अक्सर क्या है कि पकड़ा वो नहीं जाता है। ठीक है, ये हम सवाल कराची में हम अक्सर पूछते हैं कि यार आपको सिर्फ नस्ला टावर ही नजर आया, आपको और चीज़ें नहीं नजर आई। तो ये भी आप देखिए कि यहाँ यू हैव गॉन आफ्टर द पावरफुल। अगर ये आप एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और जैसे वो हमारी चीनी दोस्तों की कहावत है कि मछली गलती है, ठीक है, अगर सर को आप सही कर दें और वहां से एक प्रेसिडेंट सेट करें तो बिल्कुल इसका एक बकायदा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और कोई ये ना समझे कि यार एक चुटकी बजेगी और ओवरनाइट सारी चीजें सही हो जाएंगी, ये सिर्फ ख्वाबों में या फिर अलिफ लैला की कहानियों में होता है। आदमियों को इबरतनाक सजा देने की बजाय 3 पावरफुल आदमियों को इबरतनाक सजा दे दें, लाखों दुरुस्त होते हैं। ऐसा ही होता है। अच्छा, उल्टा भी इसका है कि नीचे आप 30 लाख कमजोर लोगों को भी सजा दे दें, ऊपर एक बंदे का टस से मस नहीं होगा। लेकिन वो अब कह रहे होंगे कि यार किराया नहीं लेते तो ना किराया वो बाबा गल किराया तो आगे बढ़ गई। हाँ, मुख्तार वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मरी के सानहे के बारे में आप मुसलसल सुन ही रहे हैं 2-3 दिन से। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि सयाहों पे जो पाबंदी लगाई गई थी मरी एरिया में दाखिले पे, उसमें 17 जनवरी तक की तोसी कर दी गई है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उसमें मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है बीच के दिनों में। और अब हुकूमत महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं उन्हें संजीदगी से ले रही है, कम अज़ कम मरी की हद तक। इसके अलावा जो फिर भी शहरियों की बड़ी तादाद, सोमवार की ये ख़बर है BBC की कि सोमवार को भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो टोल प्लाज़ा है इस्लामाबाद की तरफ से उससे मरी में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उन तक खबर नहीं पहुंची या वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए या वो ये नज़ारा देखने आ रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर मरी हैं उमर मकबूल साहब, उन्होंने कहा है कि तमाम शाहराएँ और लिंक रोड साफ़ कर दिए गए हैं। लेकिन ये भी BBC की खबर है कि ठंडियानी में पाकिस्तान टेलीविज़न के 8 मुलाजिम ख़बर फाइल होने तक बर्फ़ में फंसे हुए थे, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। उसमें उन्होंने अशिया खुर्दोनोश की अपील की, उनके पास ख़त्म हो गई, और हुकूमत से कहा है कि हमें रेस्क्यू करे। हो सकता है अब तक ठंडियानी जो है वो एबटाबाद गलियात एरिया में, तो वहाँ हो सकता है रेस्क्यू हो गई हो, डेफिनेटली हो इंशाल्लाह। अच्छा, तहकीकाती कमेटी जो हुकूमत ने कायम की है उसको 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है, और तहकीक ये होगी कि इंतज़ामी महकमों ने महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद
क्या कोई मुश्तरका एक्शन प्लान बनाया था या नहीं बनाया था, और अगर कोई वार्निंग मिली थी तो क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए पब्लिसाइज़ किया गया था आम आदमी के लिए या नहीं किया गया था, और इस्लामाबाद और जो गलियात के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, अगर महसमियात की वार्निंग मिली थी तो उन एंट्री पॉइंट्स को बर वक्त बंद किया गया था या नहीं बंद किया गया था, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा वो कितना मौसर रहा, क्या क्या खामियां सामने आईं, कैसे दूर की जा सकती हैं, इतनी बड़ी तादाद में सैयाह और गाड़ियां संभालने के लिए मरी के लेवल पे कोई हिकमत अमली थी या कतन नहीं थी, क्या फंसे हुए लोगों को पनाह देने के लिए होटलों और गेस्ट हाउसेस को हिदायत पेशगी जारी हुई थी या नहीं हुई थी, इस तरह की जो चीज़ें मतलब उनके सवालों के वन लाइन जवाब में कि क्या इंतजामिया हरकत में आई थी या नहीं थी, जिसका जवाब हम अभी से ही जानते हैं और उसका है नहीं। राइट नहीं, लेकिन मज़े की बात ये कि इंतजामिया में भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कमेटी है ये भी ब्यूरोक्रेट्स पर ही मुश्तमिल है। इंतजामिया की गफलत, बड़ी इंतजामिया छोटी इंतजामिया को थपकी देगी कि यार आइंदा नहीं करना, आइंदा ऐसे नहीं अब मरी तहसील नहीं रहा, लाइटली ना लें, अब ज़िला बन गया। सर अभी नहीं बना वो तो, सर उस्मान बुज़दार साहब जब कोई ऑर्डर देते हैं तो पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवे पहुंचने में भी टाइम लगेगा, इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा। सवाल जो ये है अब ये है कि इस तरह के सानिए को दोबारा होने से कैसे रोका जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी भी लोग वहां ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स रुकना नहीं है, ठीक है, मौसम भी तब्दील होता रहेगा, इंतजामिया भी तकरीबन वैसे की वैसे ही रहेगी, तो क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं। अब जाहिर है कि अगर हम किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स तो चले वैसे भी टॉक शोज पर ऐसे नहीं आते, से पूछो यही बताएंगे जो अभी वसत आपको बता रहे थे कि जी कमेटी बन गई है और ये होना है और हम सख्त नोटिस लेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हमने तो सिफारिशात पेश कर दी, हमने सिफारिशात पेश कर दी, अब उस पर अमल दरामद करनी है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस सवाल का जवाब शायद बेहतर कोई ऐसा शख्स दे सके जो ना सिर्फ मरी को अच्छी तरह से जानते हैं बल्कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के निज़ाम को भी जानते हैं, और ये सवाल पूछते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, किया जा सकता भी है या नहीं, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमर मुख्तार खान। आप मुसन्निफ हैं, अभी हाल में ही एक किताब लिखी है मरी पे, वंस अपॉन अ टाइम इन मरी उसका उन्वान है, और एक अभी हाल में ही डॉन में इस सानिए के बाद एक मजमून भी लिखी है, ट्रेजेडी इन मरी एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट सच कैलामिटीज इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म पर भी एक बहुत कड़ी नज़र रहती है, इनफैक्ट फील्ड ही उनकी यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। अब मुझे बताएं कि आज भी आप अगर सोशल मीडिया को देखें या अगर ट्विटर को देखें तो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट मरी। तो पहला सवाल आपसे यही है कि क्या बॉयकॉट ही करना चाहिए या किसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि मरी को बेहतर करें? जी थैंक यू ज़रार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी boycott Murray, I've seen that trend and if that solves the problem, बिल्कुल होना चाहिए, but I don't think it would solve the problem. बात ये है ज़रार साहब एंड वसतुल्लाह साहब के मरी का हम सबको पता है कि इट्स one of the top tourist resorts for since independence. I would say more than 90% of आप अगर थोड़ा सा उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो बहुत इनायत होगी। जी जरूर। हमारे 90% से ज्यादा जो आम शहरी हैं वसतुल्लाह साहब वो मरी ही जाते हैं। बहुत थोड़े हमारे शहरी होंगे जो कि नॉर्दर्न एरियाज या नारान या बाकी एरिया, बेसिकली मरी और गलियात में हमारे ज्यादातर शहरी जाते हैं। तो बेसिकली बाइकआउट मरी से तो कोई मेरा नहीं ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम मरी के लिए क्या कर सकते हैं। और मरी एक ऐसा इंटरेस्टिंग शहर है जो बेसिकली आप लोगों को भी अंदाजा है कि एक ब्रिटिश हिल टाउन है जो 1849 में बेसिकली एक रिज पे ये एस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद इसमें बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जिसमें चर्चेज हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, विलाज हैं एंड और होटल्स हैं। तो लोग उसी को देखने जाते हैं और लोग जाते रहेंगे। आप
बेशक ये ट्विटर पे हम ट्रेंड चला लें, बट लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह है जो लोग इधर जाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ डेफिनेटली कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मरी की एक, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसमें वो पॉसिबल है या नहीं है, बट मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी टाइप हम एक लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना सकते हैं, जिस तरह गलियात में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। और उसने मैं आपसे फ्रेंकली बात करूंगा ऑनेस्टली कि उन लोगों ने काफी बेहतर काम किया है इन टर्म्स ऑफ के जो तजावजात हैं या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उधर काफी बेहतर मैनेज्ड हैं। उसको इसी तरह की एक अथॉरिटी हम मरी में भी बना सकते हैं। फिर दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट मुझे चीज लगती है वो ये है कि हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, मरी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए आपसे जगह है कि इसकी जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं वो 4-5 से ज्यादा नहीं है। वो सनी बैंक आप कर लें, कुल्डना कर लें, जी कर लें, और मरी एक्सप्रेस वे पे टोल प्लाजा के पास। सारी दुनिया में अब ऑनलाइन वीजा परमिट्स होते हैं और इन जगहों के ऊपर आप एंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह यानी दिस इज नॉट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुश्किल है करना या इम्पॉसिबल। जी, कोविड के दिनों में हमने बिल्कुल की थी ये, राइट। तो जब कोविड में हो सकती थी, जब लोगों को आप एक दफा बता दें, लोगों को एक बेहतर इन्फॉर्म कर दें तो लोग सुनते हैं बात हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी जो है वो हमें दूर करने की मेरे ख्याल में जरूरत है। हम और भी काम कर सकते हैं, बट अच्छा नहीं, अब नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ट्रैफिक की तो बात की, इस पर दोबारा भी आएंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ ये जो एक बूम आप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बूम, और ये भी एक बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड किस्म की बूम है। मैं तक मुझे याद है तो ग्राउंड +2 की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर 7-8 मंजिलों की इमारतें भी मौजूद हैं। तो ये जो है ये तो पिछले 3-4 सालों का ही फिनोमेनॉन है ना। उससे पहले क्या इस पर कुछ कंट्रोल था, कुछ काबू था, और फिर अगर था तो इन पिछले 3 सालों में क्या हुआ है? तो इसमें जरा सा ऐसे है कि जब 2001 में, मतलब अगर हम इसकी रीसेंट हिस्ट्री देखें तो 2001 में जब डेवोल्यूशन हुई, वैसे तो वो बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में वो थी, बट उस टाइम पर भी एकदम बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई मरी के अंदर 2001 से 2004-5 तक। उसके बाद कोई मेरे ख्याल में 15 साल जो ना 2017-18 तक तकरीबन काफी हद तक बैन सा रहा कंस्ट्रक्शन के। फिर पिछले 2-3 साल में दोबारा कंस्ट्रक्शन एक स्पीड से शुरू हुई। लकीली अभी फिर गवर्नमेंट ने एक इस पे इशू की है रेगुलेशन, जिसकी वजह से दोबारा मुझे उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने ही हुए हैं जब इन्होंने दोबारा एक बिल्डिंग रेगुलेशंस नोटिफाई की हैं कि अब दोबारा उस पे कोई थोड़ा सा सख्ती होगी और दोबारा उस पे बैन लगेगा। सो बेसिकली पहले एक पुराना एक कानून था कि आप किसी का व्यू ब्लॉक नहीं कर सकते थे। आपने नीचे आप बिल्डिंग बना सकते हैं वैली साइड पे, आप किसी के सामने बिल्डिंग नहीं बना सकते। उसका फायदा ये होता था कि जो अब आप मरी में देखते हैं कि 8-8 मंजिला इमारतें बन जाती हैं और वो हर तरफ आप मरी माल रोड पे अगर आप लोग गए हों कि दोनों तरफ आपको कोई उधर तो नजर ही नहीं आता कि आप मरी में हैं या लाहौर में हैं या कराची। तो आई थिंक वो चीज दोबारा होने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब स्टे विद अस, यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है उमर मुख्तार ख़ान से कि मरी किस तरह बेहतर हो सकता है, उसकी क्वालिटी किस तरह इम्प्रूव हो सकती है। और मुख्तार साहब, वक्फे से पहले आप कह रहे थे एक मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्ज पे, और उसके मॉडल की भी आप बात कर रहे थे। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर वाकई बच जाए और टैक्स लगाने में भी बाइख्तियार हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे अमीर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जो इस पैसे से मरी के मसाइल को हल कर सकती है विद इन ईयर्स। आपने जो मैंने डॉन में आपका आर्टिकल पढ़ा उसमें आपने कुछ तजावीज़ दी हैं कि जी होटल और रेस्टोरेंट्स बूमिंग बिजनेस करते हैं लेकिन 0% टैक्स देते हैं। ये आपने हमें खबर बताई।
कारें आती हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन उनकी एंट्री फ़ीस, उसका कोई सिस्टम नहीं है, पार्किंग या कंजेशन चार्जेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर ये सब हो जाए तो फिर उसके लिए जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप करना पड़ेगा। जाहिर है कि इनिशियली उस पर हार्ड स्ट्रक्चर पे करोड़ों की लागत आएगी, लेकिन वही करोड़ों रुपए हम 5-6 साल में आराम से वसूल कर सकते हैं। फिर आपने एक जो तजवीज़ दी वो ये थी कि माल रोड जो है, जो मरी की जान है, वो अब ऐसी सड़क बन गई है कि आप पहाड़ी या नज़ारा वज़ारा नहीं देख सकते। तो बिल्डिंग लॉस की भी आपने बात की। अब सवाल ये है कि अब जो इमारतें बन गई, लॉस की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हंगामा होगा, इसलिए कि वो सिर्फ रेजिडेंट्स नहीं है, वो किसी के वोटर्स भी हैं। फिर वो सियासी चीखो पुकार शुरू हो जाएगी, जी इंतकामी कार्रवाई होती है, ये है वो है। किस तरह मैनेज किया जा सकता है? तजावीज़ तो बहुत अच्छी है आपके आर्टिकल में। जी शुक्रिया वसीउल्लाह साहब। देखें, मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल आपने ठीक बात की कि मरी में अगर रेवेन्यू कलेक्शन शुरू, एक तो ये कि जीरो तो नहीं बट बहुत कम टैक्स कलेक्ट होता है और बहुत थोड़े बिजनेसेस हैं जो टैक्स देते हैं। इसी तरह जो पार्किंग फीस है मेरे ख्याल में बहुत नॉमिनल है कहीं नहीं है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह एंट्री फीस लेनी है, किस तरह हमने कंजेशन फीस लेनी है, कि माल रोड पे गाड़ी जाने की ज़रूरत क्या है। आपको वो पूरा जो एक, अगर आप मरी गए हो कि एक जो पूरी रिज है कश्मीर पॉइंट से लेकर पिंडी पॉइंट तक, वो तो पेडेस्ट्रियन होनी चाहिए कि नीचे से लोग आएँ, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों जो कि गवर्नमेंट मैनेज करे, उसका किराया लें। और उस पर ज़्यादातर लोग तो वैसे ही आते हैं, एक सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, उनको तो गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। जो ओवरनाइट होटल स्टे करते हैं वो लोग ज़रूर आएँ और वो लोग, उनकी फिर एक फ़र्क वो हो। तो टैक्सेस की बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इधर से अगर टैक्स हम सिर्फ इसको पायलट के तौर पे कलेक्ट करना शुरू करें तो शायद ये मुल्क का एक सबसे अमीर जो टाउन की हैसियत है, ये बड़ा अमीर टाउन बन जाए एंड ये खुद अपने आप को फंड कर सकता है, जो कि ये सारी चीज़ें, पार्किंग प्लाजास की हम बात कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों की। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, देखें जो जहां पर वो एक लीगल इशू जरूर है, बट अभी भी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो बननी चाहिए ही नहीं थी। और मेरे ख्याल में इसमें हमें मरी की जो लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, होटल वाले हैं, हमें उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा कि उनको बेसिकली उनके साथ ये डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो मरी के लिए वाकई बेहतर नहीं है। ये तो उस तरह की बात लगती है कि वो मतलब ये ज्यादा लंबा इस तरह चलेगा नहीं, जो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मरी जाना छोड़ना शुरू कर दिया। हमें उनको ये समझाना पड़ेगा और उनके साथ बैठना पड़ेगा कि किस तरह हम मरी को फर्दर इम्प्रूव करें और मरी को, इसको हम एक लंबे तरीके से और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इसको प्रमोट करें। मतलब काम लंबा है और फॉर टॉकिंग चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। आपको एक बात बताऊं, देखिए मसला टैक्स वाला आप कह रहे हैं ना सर, 2 सीज़न होते हैं मरी में जो 3-3 महीने के होते हैं बेसिकली, और ये सर्दी का सीज़न तो बहुत थोड़ा होता है। तो अब वो टैक्स में आई डोंट नो कि आप किस तरीके से उसको करेंगे अगर आप पूरे साल पे डिवाइड करें। ऑटोनोमस बॉडी होगी, अथॉरिटी तभी हो सकता है ना ये। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ ने पार्किंग प्लाजे का ऑर्डर दिया था, वो अब पता नहीं बना कि नहीं बना, लेकिन कंस्ट्रक्शंस बहरहाल हो गई। फिर एक जो तजवीज़ आती है वो ये आती है कि मरी के अलावा भी साइड में ऐसे स्पॉट्स डेवलप किए जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने पथरियाटा, जिसे न्यू मरी भी कहते हैं, वो डेवलप किया और वहाँ पर जो है बहुत अच्छी चेयर लिफ्ट भी लगाई, तो लोगों ने उधर भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन लेटली ये होता है कि एक समहाउ ऑब्सेशन है, जैसे इन्होंने भी कहा, और मैं ये कहूँगा गरीबों का स्विट्ज़रलैंड है फ्रैंकली। वो हम जैसों का भी जब हम स्टूडेंट्स थे तो बहुत ज़्यादा जाना होता था। तो उसमें यह है कि मज़ीद आपको ऐसे स्पॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि लोग जाएं। लोग हैं, फैमिलीज जो है ना, फैमिलीज नॉर्मली नहीं जाती माल रोड के ऊपर। अब जो है वो बहरहाल काबिल अमल है कि अगर वो पार्किंग प्लाजाज वगैरह का कोई बंदोबस्त वहाँ हो जाए तो फिर ये है। इन्होंने कहा जी लॉरेंस कॉलेज है वहाँ, कॉन्वेंट है, कोसारी यूनिवर्सिटी है, उसके जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं
वो जिस तरह नहीं होता कि टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं मरी की हिस्ट्री वगैरह के बारे में, पैदल टूर्स जो हैं, और वो पूरा जो पुराना शहर है वो पैदल हो, वहाँ एंट्री ना हो, और वहाँ से पार्किंग प्लाजा से शटल सर्विस चलाएं और वहाँ लोग देखें, घूमें फिरें, जो भी करना है करें, और इस तरह के जो मतलब एडिड अट्रैक्शन, और वो भी मॉडर्न लाइफ में हो सकती है, हो सकता है को होने के लिए और कुछ भी हो सकता है। बात सही है, इसमें इतना पैसा भी नहीं। लाहौर के अंदरून शहर में इसी तरह के वॉकिंग टूर्स अब एक मामूल बन गई हैं। एक नया कस्टम, एक नया रिवाज आ गया। देखिए घूम फिर कर अब ये जो इस वक्त जो ये कमेटी बनी है या जो भी इंक्वायरी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगी कि जी बिल्कुल ये आपने वार्निंग कम्युनिकेट नहीं की, इस पर आपने मीटिंग नहीं की, ठीक है। ये है मतलब कि आपने साइनोप्लास्ट लगा दिया है, किसी का बाजू कटा हुआ है और आपने साइनोप्लास्ट लगा दिया है कि यार थोड़ी देर के लिए खून रुक जाए, लेकिन आपको पता है कि लोगों ने दोबारा मरी जाना है, आपको पता है कि दोबारा बर्फबारी, समर्स में तो और ज्यादा, समर्स में और भी होगी। चले समर में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं होगी बिकॉज ऑफ द रेन, लेकिन इट विल स्टिल बी अ प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली हल यही है। और ये जो मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, हमें पता है कि ये जुमला अब इतना थक गया है एम्पावर्ड लोकल बॉडीज का, जब तक आपके पास ये नहीं होगी, लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, तो ये सारी चीजें वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सीरियस प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक के बैग्स और बोतलों में बर्बादी होती। जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जरा झांक के आप उनके पीछे पहाड़ियों का नज़ारा कर लें तो आपको घास से ज्यादा जो ना शॉपिंग बैग्स और जो सारा वेस्ट है, इसको मरी को छोड़ दो, सैफुल मलूक झील तुम जी मैं भी कहूँगा उसके किनारे पे पकौड़े तले जा रहे हैं सर, नैपियां तैर रही थी उसमें। अब ये भी छोड़ दे, मैं गया कश्मीर और वहां पर हम जहाँ पे रह रहे थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी, नीलम बिल्कुल सामने है, मतलब आप कमरे से बाहर निकले 10 फुट आगे जाए तो नीलम वहां पर है, ठीक है। अब वहां पर ये दूध के डब्बे, थैलियां, प्लास्टिक चिप्स के पैकेट वगैरह पड़े हुए थे, तो हम पता नहीं पागल लोग हैं, तो हमने उठाकर थोड़े से मतलब किसी और डब्बे में डाल के हमने होटल के मालकान को दी कि जी ये लोगों ने फेंका हुआ है। उसने कहा अरे बहुत शुक्रिया आपने उठा दी। उसने पूरा डब्बा उठा के ना दोबारा फेंक दिया कि नहीं ये बह जाता है, कोई मसला नहीं है, बहता पानी पाक होता है, साफ होता है। तो ये है कुछ। और हम पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। हाँ लेकिन क्या करें, हाँ हमारी भी नौकरी की मजबूरी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।